नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद है, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ को एक्सप्लेन किया था, जिसमें एक लॉ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल से। वो आपके पास था कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। आज आप सभी लोगों को मैं उसका एक दूसरा पार्ट बता रहा हूं। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिजिक्स को इसमें घुसा रहा हूं, इसको भी आप समझने की कोशिश करिएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अच्छा, आप ये बताइए, अगर मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे नेचर में दो ही चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे नेचर में दो ही चीजें हैं। यानी अगर हम नेचर की बात करते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम दिया जाता है मास या फिर मैटर, और दूसरे को नाम दिया जाता है एनर्जी। यानी हम बोलेंगे नेचर में हमारे पास दो चीजें हैं, मास है और एनर्जी। ठीक है, यहां पे दो साइंटिस्ट हैं, एक जिनका नाम क्या है न्यूटन। न्यूटन ने कहा मास और एनर्जी दोनों अलग चीजें हैं। मास और एनर्जी दोनों की दोनों क्या है? अलग चीजें हैं। दे आर डिफरेंट टू ईच अदर, दे हैव नो रिलेशनशिप। तो इन्होंने ये बोला कि मास मैं लिखने दे रहा हूं एंड एनर्जी बोथ आर डिफरेंट। ये मैं पहली बात आपको बता रहा हूं, बोथ आर डिफरेंट एंड नो रिलेशन बिटवीन देम। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं। तो साइंटिस्ट सोचे कि आप मास को अलग तरीके से पढ़ोगे, फिर एनर्जी को अलग तरीके से पढ़ोगे। तो मास के लिए अलग रूल बनाए जा रहे थे और एनर्जी के लिए अलग रूल बनाए जा रहे थे। मास के लिए जैसे बना कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, इनके लिए भी बना कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। यहां कहते थे मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यहां कहते थे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ओनली एक्सचेंज। यहां पर भी बोला जाता था। ये न्यूटन का जमाना था। ये किसका जमाना था? न्यूटन का जमाना। लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या है? आइंस्टीन। आपको याद होना चाहिए, जो हमारे पास आइंस्टीन है, इनको रिलेटिव थ्योरी के रेस्पेक्ट में जाना जाता है। जो आइंस्टीन था, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, थोड़ा आप समझिएगा। आइंस्टीन जो हमारे पास साइंटिस्ट है, ये सबसे ज्यादा रिलेटिव थ्योरी के रेस्पेक्ट में जाना जाता है, सबसे ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूं, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने ऐसे ऐसे रिलेशन बता दिए जिसमें पहले के साइंटिस्ट ये दावा करते थे कभी रिलेशन नहीं हुआ। जैसे यहां मिलेगा, न्यूटन तो ये बोल रहा है कि भाई मास और एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, लेकिन आइंस्टीन कह रहे, एक थोड़ा सा आप बोल सकते हैं इनसे तो एकदम अल्टर ही रहते हैं, इनके अपोजिट ही रहते हैं। इन्होंने कहा कि मास और एनर्जी में रिलेशन है, मास और एनर्जी में रिलेशन है। जैसा कि इन्होंने बताया था कि मास और एनर्जी अलग अलग चीजें हैं, इन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं। मास और एनर्जी दोनों एक चीजें हैं, बस अंतर केवल उनके फॉर्म का है। मास एनर्जी में भी जा सकता है और एनर्जी मास में भी आ सकता है। यही बात आइंस्टीन ने बताया था। यानी आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन हम ये कह सकते हैं मास एंड एनर्जी बोथ हैविंग रिलेशन। दोनों के पास क्या होता है? रिलेशन होता है। ये जस्ट न्यूटन के अपोजिट बात बता दी। तो न्यूटन तो बहुत फेमस था, तो आइंस्टीन ने कहा कि इनमें रिलेशन होता है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट बोलेगा प्रूफ करिए इसको। उसने प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया, क्या एग्जांपल लिया, आइए हम उसको। उसने क्या किया? सबसे पहले एक क्लोज्ड कंटेनर, ध्यान दीजिएगा, एक क्लोज्ड कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड को बनने के प्रोसेस को देखो। C+O2 इज इक्वल क्या? CO2। तो उसने ये देखा कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका जो मास था वो टोटल तो 44 ग्राम है। समझ आया आपको? कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपके पास प्रोडक्ट है, यहां प्रोडक्ट का जब मास लिया, ये भी कितना पाया? 44 ग्राम पाया। लेकिन ये कंटेनर कैसा लिया इसने? क्लोज कंटेनर।
आइसोलेटेड कंटेनर बोल सकते हैं, सिंपली आप बोल सकते हैं आइसोलेटेड, क्लोज्ड भी हटा दीजिए, आप क्या बोलेंगे आइसोलेटेड, सिंपल। एक आइसोलेटेड कंटेनर लिए और उस कंटेनर में क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के प्रोसेस को समझाया, कहा कि इस प्रोसेस में आप देखिए C+O2 एरो मार्क CO2, यहां पर आप देखिए रिएक्टेंट टोटल 44 ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44 ग्राम है। कहीं तो आपके पास कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास है कि भाई मास कहीं चेंज नहीं होगा, का कोई बात नहीं। आइए हम इसी को दूसरे कंटेनर में करा के देखते हैं, तभी मजा आया। न्यूटन को भी जवाब मिला और न्यूटन की बात गलत साबित हुई। और हम सभी लोग एक बात याद रखेंगे, जो न्यूटन है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बातों को बताते हैं। न्यूटन जी क्या करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बातों को बताते हैं और उनका एक्सपीरियंस के बेस पे बताई गई बातें काफी हद तक सही होती हैं, लेकिन हमेशा सही हो ये सही नहीं। और आइंस्टीन क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं। तो आप सभी लोग बताइए, एक्सपेरिमेंट वाली बात मानोगे कि एक्सपीरियंस वाली? तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल जो आपके पास बात होती है वो एक्सपीरियंस से तो कहीं ना कहीं बेटर है। तो आइए हम उसको देखते हैं कैसे। जैसे आइंस्टीन ने क्या किया, आइसोलेटेड कंटेनर में कराया, तो ये आपके पास रिजल्ट मिला। वो कह रहा है कि आप एक काम करिए, इसको आप एक दूसरे कंटेनर में कराइए। जैसे अगर आप इसको किस में कराएंगे, ओपन कंटेनर में, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। तो उसने ये देखा C+O2 CO2, यहां पर हम मास किसका देखते हैं, रिएक्टेंट का, और फिर हम मास देखते हैं प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट का तो मास कितना था 44 ग्राम, और हम प्रोडक्ट का मास देखते हैं, तो वो पाया क्या गया, लेस देन 44। यहीं पे सारा कमाल। जब ओपन कंटेनर में इस रिएक्शन को कराया गया तो जो मास मिला वो कितना मिला, लेस देन 44। तो यहां पर तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, या तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास गड़बड़ है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये गलत नहीं हो सकते क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास जो है भी अधूरा है। मैं उसको भी गलत नहीं साबित कर रहा हूं, उसको भी गलत नहीं कह रहा हूं। आप बोल सकते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ जो मास है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो दिया गया है यह भी अधूरा है, ये पूरा नहीं है। तो आइंस्टीन उसको पूरा कैसे करते हैं, मैं उस बात को समझाना चाहता हूं। और आप समझिए इस बात को, कैसे समझेंगे, बड़ा आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहां पे मास 44 से क्या आया, कम आया। इनसे पूछा गया भाई क्वेश्चन, 44 से कम आने का मतलब मास तो डिस्ट्रॉय हो गया, कहीं कि मास क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास क्या कह रहा है, नाइदर बी डिस्ट्रॉय। तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत पेचीदा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। इसको कैसे इन्होंने समझाया, थोड़ा देखिए। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो CO2 बनता है और प्लस में एनर्जी भी बनती है। अगर आप इस एनर्जी का मास और CO2 का मास ऐड कर लोगे तो वो आपके पास 44 आएगा। कंटेनर मेरा यहां कैसा था, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड कंटेनर में जब रिएक्शन C+O2 CO2 कराया गया, जो एनर्जी बनी वो कंटेनर से बाहर जा ही नहीं पाई, और जब कंटेनर से बाहर जा नहीं पाई तो वहां CO2 के साथ में एनर्जी थी, इसलिए आंसर कितना आ रहा था, 44 आ रहा था। लेकिन जब हमने कंटेनर कैसा कर दिया, ओपन, तो वहां पर तो एनर्जी क्या हो गई, एनवायरनमेंट में चली गई। तो एनर्जी चली गई तो CO2 का जो थोड़ा मास था क्या था, कम ही आया, 44 से कितना आया, कम आया। इसका मतलब मास को कम करने वाला क्या है, प्रोड्यूस एनर्जी। तो साइंटिस्ट सोचा क्या जो मास कम हो रहा है वो एनर्जी बदल गया क्या। तो आइंस्टीन ने यही बात समझाने की कोशिश किया। आइंस्टीन ने यही बात समझाया कि मास आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए जितना मास डिस्ट्रॉय होगा उसी की रेस्पेक्ट में एनर्जी क्या होगी, बनेगी। तो इन्होंने मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन बता दिया कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो उतनी ज्यादा बनेगी जितना मास क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास लॉस। एनर्जी को ई से करिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास लॉस, मतलब मास में चेंज इन डेल्टा एम।
और जब E इज इक्वल करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आपके पास ध्यान दीजिएगा 9 10 की पावर 16 आता है डेल्टा एम, और 9 10 की पावर 16 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 3 10 की पावर क्या लिख सकता हूं, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं डेल्टा एम, और ये लाइट की स्पीड होती है तो E इज इक्वल क्या हो सकता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये आपके पास आइंस्टीन ने इक्वेशन है। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ये है कि जो मास लॉस होगा उसके रेस्पेक्ट में एनर्जी क्या होगी, बनेगी। इसका मतलब क्या है, मेरा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास कैसा होता है, बोल सकते हैं CO2 क्या है, मास लिया जाएगा, एनर्जी लिया जाएगा। आप ये बोलेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास और एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। मेरी बात आपको समझ में, मास और एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। यानी आइंस्टीन के ये एक्सप्लेनेशन के बाद कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास में करेक्शन किया गया था, और फाइनली आंसर आया था कि जो मास होता है और जो एनर्जी होता है इसका जो सम है वो किसी भी रिएक्शन में हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? लेकिन वो किसके लिए, आइसोलेट। बात इतनी समझ में आई? या आप ऐसा कह सकते हैं, आप अगर कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं आइसोलेटेड कंटेनर अगर रहेगा तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास एक दूसरे के क्या रहेंगे, इस तरह से मैं आपको समझाना चाहा कि भाई मास और एनर्जी में पहले तो बताया गया अलग अलग चीजें, बाद में आइंस्टीन आ गए रिलेशन बता दिए। इनको भी आप समझिए क्या कहने वाले हैं और आप अच्छी तरीके से समझिएगा। अभी तक मैंने आपको बताया मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। आप बहुत सारे स्टूडेंट माइंड में आ रहा होगा क्या एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल। आप किसी भी बॉडी को एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मास में। कैसे? आप यहां पर फॉर्मूले को थोड़ा सा देखिए। अगर हम डेल्टा एन के लिए फॉर्मूला बनाएं तो एनर्जी इज डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर आप एनर्जी देते हैं तो मास में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। एनर्जी देंगे तो मास क्या होगा, बढ़ेगा, पर मास बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। देख लो जरा, E 9 10 की पावर कितना है, 16 है। अब 9 10 की पावर 16 से डिवाइड करेंगे ना एनर्जी से, तो जो वैल्यू आएगी बहुत क्या आएगी, कम आएगी। यानी अगर आप एनर्जी देते भी हैं तो जो मास में चेंजिंग आएगा वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा। नहीं तो देख लीजिए, मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए, मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए। मान लीजिए आपने क्या किया, 900 जूल एनर्जी दी, तो 900 एनर्जी रख देंगे और यहाँ 9 10 की पावर कितना, 16, तब ये डेल्टा एम के बराबर है। 900 जूल एनर्जी देने पे मास कितना बढ़ेगा, देखिए इनको सॉल्व करिए, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर कितना होगा, 14, तो डेल्टा एम किसके बराबर आ गया, 10 की पावर -14। तो सोच लो कहीं ना कहीं ये बहुत ही क्या है, कम है। ये इतना कम है इसको आप सेंस नहीं कर सकते। पर याद रखिए कि एनर्जी देने पे मास बढ़ता है, पर उतना मास नहीं बढ़ता कि जिससे मैं सेंस कर पाऊँ, जिससे मैं जान पाऊँ। तो आपको इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि मास और एनर्जी में फर्क पहले समझा जाता था, लेकिन बाद में कहा गया इसमें रिलेशन होता है, इस बात को। और अब आप कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को कुछ इस तरह समझाइएगा कि मास और एनर्जी का सम किसी भी रिएक्शन में हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।